गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक बार टेक्स्ट कर देते हैं बाकी बच्चे भी ताकि ज्वाइन कर लें। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो अभी हमें इस चैप्टर में सीखने मिलेगा, जो शायद आपने अब तक नहीं पता होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम काफ़ी बेसिक से पढ़ेंगे। थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा चैप्टर को खत्म कराने में, और एक बार हम पढ़ लेंगे सारा आपका बेसिक कंसेप्ट, और थोड़ा एडवांस लेवल पे जैसे आप लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सारे इस यूनिट से हमारे कंप्लीट हो जाएँगे। तो आई होप आपको पिछला क्लास अच्छा लगा होगा। प्रणव सर ने पढ़ाया आपको, किन्सियोलॉजी स्टार्ट किया उन्होंने, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का। चलिए हम आज की क्लास में एनाटॉमी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बता दीजिएगा मुझे। तो हो रहा है ना? मैंने टेस्ट अपलोड कर दिया था आपका साइकोलॉजी का, आई होप आपने उसको अटेम्प्ट किया है। मैंने काफी अपडेट किया क्वेश्चंस, मतलब इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको दिया है ना साइकोलॉजी में, तो उससे बाहर से आपके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जहाँ जहाँ टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है, जो लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है, उसको ही मैंने दे दिया है, ताकि आप करेंगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फाइनली हम स्टार्ट करेंगे। काफी लोगों से इंतजार था कि सर एनाटॉमी कब चालू होगा, तो ये रहा आपका एनाटॉमी आज से स्टार्ट हो जाएगा। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव डन, यूनिट 2 डन, यूनिट 3 ऑल्सो डन। यूनिट 4 पे भी काम चल रहा है मेरा, उस पर बता दूंगा क्या करना है सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव पे। और आज हम यूनिट 5 पे स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, फिर आपका किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स वाला भी पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिट 5 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक से आपका सारा कुछ पढ़ के क्लियर कर लेंगे। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी। अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सिस्टम पढ़ना है हमें, जो सिलेबस में दिया गया है। और लास्ट है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ मसल्स एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। देखिए इसमें दिया जो है ना एनाटॉमी का सिलेबस बहुत ही छोटा दिया है, और ये चाहूँ तो मैं मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करा दूँगा। पर इसको आपको पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। सारे जितने हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट हैं, जितने ईज़ी से ईज़ी कॉन्सेप्ट हैं, सब क्लियर करते हुए आपको 15 दिन कम से कम लग जाएगा मुझे इसको कंप्लीट कराने में। ठीक है? तो कोशिश करेंगे हम अच्छे से पढ़ें, स्टार्ट से पढ़ें, हो जाएगा सिलेबस। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। जैसे हम चल रहे हैं काफ़ी अच्छा पेस है, उसको मेंटेन करना है बस। तो लेट्स फाइनली स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी है क्या? तो एनाटॉमी सुना होगा आपने, बॉडी के बारे में पढ़ते हैं ना, कुछ सुना एनाटॉमी में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। एनाटॉमी इज अ साइंस, तो ये एक ऐसा साइंस है जो डील करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी के साथ, एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर। एक पार्ट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, और हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एनाटॉमी इससे डील करता है। तो नॉलेज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस। तो हमें इनके जो जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा नॉलेज हमें पता रहना चाहिए, और वो काम कैसे करता है। तो ये सब हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर सच एज सेल्स हो गया, टिश्यूज हो गया, ऑर्गन्स हो गया। इट फोकसेस ऑन द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कौन सा चीज कहाँ पे कैसे अरेंज है, ये सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो फादर कौन है एनाटॉमी के? एंड्रियास विसैलियस। अब हमारा एनाटॉमी में कुछ-कुछ चीज़ें इंक्लूड करती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साइटोलॉजी क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स। हिस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्प्लैंचोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये थोड़े स्टडी वाले इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ईज़ी सा है। तो एनाटॉमी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो एनाटॉमी आया कहाँ से हमारा? एनाटॉमी एक ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू कट अप, मतलब टू कट अप, कहीं कोई पार्ट को काट दीजिए। तो एनाटॉमी को हम 2 सब टॉपिक्स में पढ़ सकते हैं। एक होता है ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और एक होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा वाला, माइक्रो मतलब छोटा वाला।
तो मैक्रो में क्या हो जाएगा, जो चीज हमें आंख से दिखेगा, ठीक है, दैट कैन बी सीन बाय आवर नेक्ड आई सच एज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स हो गए, कोई भी एक्सटर्नल चीज हो गई। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ टाइनी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सच एज टिश्यूज एंड सेल्स, जो हमारे नेकेड आई से हमें नहीं दिख सकता, ठीक है, टिश्यू सेल्स छोटे छोटे। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा हो गया माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी छोटा वाला, और मैक्रो में हमारा देख लें हार्ट है हमारा बड़ा वाला। तो ये हमारा ग्रॉस एनाटॉमी या फिर मैक्रो एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रॉस में लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा, थोड़ा-थोड़ा कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। एनाटॉमी होता क्या है, कहाँ से आया है, कौन इसके फादर हैं, कौन से स्टडी को क्या बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर का नाम है, तो अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी क्या है? ये फिजियोलॉजी साइंस है लाइफ का, व्हिच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में कैसे क्या चीज़ कैसे फंक्शन हो रहा है। तो इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम्स इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज अ सिंगल यूनिट। तो फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में जो अलग-अलग सिस्टम्स हैं, अलग-अलग, वो तो पूरे मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह कैसे काम करते हैं। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर्स। तो फिजियोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स क्या-क्या फंक्शन करते हैं, उसके स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडीज द इनर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, सेल्स कैसे काम करते हैं, टिश्यूज कैसे काम करते हैं, हमारे अलग-अलग ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ these स्ट्रक्चर्स फंक्शन एंड वर्क टुगेदर। तो फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? हिप्पोक्रेट्स एंड क्लाउडे बर्नार्ड। और फादर ऑफ एनाटॉमी कौन थे? एंड्रियास विसालियस। फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? हिप्पोक्रेट्स और क्लाउड बर्नार्ड। तो सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी में क्या-क्या अलग-अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सेट्रा, काफी सारे सिस्टम्स हैं। सब हमें इसके फंक्शंस के बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये चीज कैसे काम करते हैं। अब कुछ-कुछ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज़ होते हैं जो एनाटॉमी में। तो हमारा जो बॉडी पार्ट है मान लीजिए, ठीक है? तो बॉडी पार्ट का अलग-अलग अरेंजमेंट होता है। तो 2 हमारे टाइप हैं इसके अरेंजमेंट्स के, एक है सिमेट्रिक, दूसरा है असिमेट्रिक। तो आप समझ रहे हैं, सिमेट्रिक मतलब कोई भी चीज़ सीक्वेंस में होगा, और असिमेट्रिक मतलब कोई चीज़ सीक्वेंस में नहीं रहेगा। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। आपके बॉडी को 2 हिस्सा मैंने बाँट दिया मान लीजिए, ठीक है? ये बॉडी हो गया, काट दिया मैंने बीच से 2 हिस्सा में, राइट और लेफ्ट। तो जो मेरे ऑर्गन्स यहाँ पे हैं, सिमेट्रिक में क्या रहेंगे, उतने ही मेरे राइट साइड में भी है, उतने ही पार्ट मेरे लेफ्ट साइड में भी। मान लीजिए मेरा एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, तो क्या बोलूँगा, मेरे लिम्ब्स जो हैं हाथ के कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं, ठीक है? उतने ही लेफ्ट साइड में भी है, उतने राइट साइड में भी है। अब यहाँ पे असिमेट्रिक में क्या आ जाएगा? द अरेंजमेंट्स व्हिच इज़ एंटायरली ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, या तो पूरा एक चीज़ राइट साइड में है, या तो पूरा एक चीज़ लेफ्ट साइड में है, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा हार्ट हो गया, एकदम राइट साइड में है, ठीक है? तो ये आपका एक कोई भी पार्ट मान लीजिए एक तरफ हो गया या फिर दूसरा एक तरफ हो गया। असिमेट्रिक में दोनों बराबर-बराबर दोनों तरफ नहीं बँटा हुआ है। जैसे मेरा हाथ एक इधर था, एक इधर था, ठीक है? ये मेरा अगर ऐसा कोई भी चीज़ रहेगा मेरे ऑर्गन्स के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, तो वो रहेगा असिमेट्रिक। तो ये मतलब टर्म्स हैं जो आपको आगे चल के काम आएँगे, तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो सब चीज़ आपको एक-एक चीज़ डिटेल में बताते हुए चल रहा हूँ। तो एनाटॉमी होता क्या है? तो हम पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ डन इन एनाटॉमिकल पोज़ीशन। तो एग्ज़ाम में पूछता है कई बार क्वेश्चन, बेसिक से अगर आ गया तो एनाटॉमिकल क्या पोज़ीशन होता है? तो उसमें हमारा बॉडी रहता है इरेक्ट, मतलब स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, बिना मुड़े, हेड फेसिंग टू फॉरवर्ड्स, सिर हमारा सामने की तरफ फेस करेगा, आर्म्स बाय द साइड्स, आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड पाल्म्स ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। और दोनों आपकी जो पाल्म्स हैं, कहाँ फेस करेंगे? सामने की तरफ। और दोनों हाथ कहाँ रहेंगे? ऐसे हमें एक्सटेंड नहीं करना है, बॉडी के साइड में रहेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल एनाटॉमिकल पोज़ीशन पूछेगा। कोई तो आपको पता होना चाहिए, बॉडी हमारा इरेक्ट रहता है, हेड सामने की तरफ फेस करता है, दोनों हाथ हमारे साइड में रहते हैं और पाल्म्स हमारे सामने की तरफ फेस करते रहते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल एनाटॉमिकल पोज़ीशन। इससे एमसीक्यू भी आता है। अब कुछ-कुछ और टर्म्स हैं जो हमें आगे काम आएँगे, ठीक है? तो मैं एक-एक चीज़ टर्म आपको क्लियर करते हुए चलूँगा। तो फॉलोइंग आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी। तो पहला है हमारा मीडियल लाइन, तो इसको हम मिड सगाइटल प्लेन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है मीडियल प्लेन? आपके बॉडी को मैं बीच से काट दूँगा, ठीक है? तो ये सॉरी बीच से है ना, ये समझिएगा, ठीक है? बीच से मैंने काट दिया, तो द सेंट्रल प्लेन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी इंटू 2 हाल्फ, राइट हाल्फ एंड लेफ्ट हाल्फ, ठीक है? तो ये क्या हो गया मेरा, जो बीच वाला लाइन है ये क्या होगा? ये होगा मेरा मीडियल लाइन, ठीक है? जो मेरे बॉडी को 2 हिस्सा में बाँट रहा है, राइट और लेफ्ट में। तो मीडियल क्या होगा? मीडियल लाइन तो बीच वाला लाइन हो गया, तो मीडियल क्या हो गया?
कोई भी चीज इस लाइन के अगर पास में रहेगी ना, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, आज कलर आज से काम पड़ेगा। तो कोई भी चीज अगर मेरे इस बॉडी के पार्ट्स मीडियल लाइन के क्लोजर में रहेगी तो क्या हो जाएगी, नियरर टू द मीडियल लाइन। लेटरल क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। ठीक है, तो लेटरल क्या हो गया, मेरे मीडियल लाइन से दूर कोई भी चीज। हाँ गया फ्रेंड। ठीक है, तो मीडियल क्या हो गया, लेटरल क्या हो गया, मेरे इससे मीडियल लाइन से दूर की तरफ। एक सेकंड रुकिए, येलो मुझे ही नहीं दिख रहा है। ऐसा होता है ना, बैक टू बैक क्लासेस ले लेते हो तो आंखें काम नहीं करता, ऐसा हो जाता है कई बार। तो लेटरल क्या हो गया मेरा, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अब सुपीरियर क्या हो गया, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, मतलब आपकी सर की तरफ, नियरर टू द हेड। इंफीरियर क्या हो गया, नीचे की तरफ, नियर टू द फुट। अगर आपको कभी कभी भी मतलब साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। एंटीरियर क्या हो गया, नियरर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब एंटीरियर मतलब आगे की साइड। तो ये आपका आगे वाला क्या हो गया, एंटीरियर साइड। और पीछे वाला साइड क्या हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर साइड, नियरर टू द बैक पोर्शन ऑफ बॉडी। प्रॉक्सिमल क्या हो गया, नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी जहां भी स्ट्रक्चर कोई जहां का निर्माण हो रहा है ना, उसके क्लोजर, जहां से भी वो स्ट्रक्चर आ रहा है, तो नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। डिस्टल मतलब वहां से दूर जा रहा है, दूर। प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर। सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला जो आपका स्किन सरफेस होता है, ठीक है, ऊपर वाला, ऊपरी चीज, तो सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं ना उसको। और डीप हो गया आपका अंदर वाला सरफेस। तो ये कुछ कुछ टर्म्स थे जो आपको आगे काम आएंगे, कुछ कुछ चीजें समझने में। तो आपको एक बार क्लियर करा दिया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं था समझने वाला। अब कुछ कुछ टर्म्स है और एनाटॉमिकल या फिर डायरेक्शनल टर्म्स, तो जो मैंने पढ़ाया आप इमेजेस में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डिस्टल फर्दर फ्रॉम द ट्रंक, प्रॉक्सिमल में क्या होता है, क्लोजर टू द ट्रंक। लेटरल अवे फ्रॉम मिड लाइन, मीडियल क्लोजर टू मिड लाइन। एंटीरियर क्या होता है, आगे वाला साइड। पोस्टीरियर बैक साइड। सुपीरियर क्या होता है, हमारे मुंडी की तरफ, क्लोजर टू हेड। इंफीरियर मतलब नीचे वाले साइड, फर्दर फ्रॉम हेड। सुपरफिशियल मतलब जो हमारे स्किन के ऊपर रहता है, क्लोजर टू सरफेस। डीप वाला अंदर वाला सरफेस हो गया। प्लांटर मतलब बॉटम ऑफ द फुट। डॉर्सल मतलब टॉप ऑफ द फुट। होता है ना प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांट कहाँ करते हैं, पैर को नीचे ले आऊंगा मैं अपने टोस को, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन। फिर ऊपर लाऊंगा डॉर्सी फ्लेक्शन। मान लीजिए आप पेड़ कहाँ लगाते हैं, प्लांट को जमीन पे लगाते हैं, तो अपने टोस को नीचे करिए, तो वो कौन सा पोजीशन हो जाएगा, मेरा प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा। अब वही मैं टोस को ऊपर ले आऊंगा तो हो जाएगा डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, तो डॉर्सल हो गया टॉप ऑफ द फुट, प्लांटर हो गया बॉटम ऑफ फुट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सब चीज दिया गया है इमेजेस में। मीडियल क्या हो गया, एंटीरियर क्या हो गया, प्रॉक्सिमल क्या हो गया। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, लेटरल मतलब बॉडी मिड लाइन से दूर जा रहा है। ठीक है, और इंफीरियर क्या हो गया, पोस्टीरियर पीछे वाला, प्रॉक्सिमल कैसुडल, क्रेनियल, सब कुछ आपका मैंने बता दिया आपको लास्ट स्लाइड में, वही यहाँ पे इमेजेस थे और कुछ नहीं है इसमें। बात करते हैं मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो हमारे कुछ कुछ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर अ फ्यू डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड टू कन्वर्ट द मूवमेंट्स व्हिच ऑकर एट वेरियस जॉइंट्स। तो कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं कौन से जॉइंट्स पे, इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं जो बेसिक बेसिक है। पहला है हमारा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या होता है, सभी को पता है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आर मूवमेंट्स दैट ऑकर इन द सगाइटल प्लेन। अब यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या हो रहा है, हमारा सगाइटल प्लेन में हो रहा है। ठीक है, इसको कैमरा ऑन करता हूं आपको। आई होप आपको दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा नीचे आता सही था। ठीक है, चेयर नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या बोला, देखिए फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज को ये फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ मूवमेंट्स दैट ऑकर इन सगाइटल प्लेन। सगाइटल प्लेन में हो रहा है मतलब, मान लीजिए अगर मैं कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ ना, जो आपको साइड से अच्छा दिखेगा। देखिए मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, तो आपको साइड से दिख रहा है। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये फ्लेक्शन किया हुआ है, ठीक है, ये फ्लेक्शन हो गया। और ये क्या किया, एक्सटेंशन किया है। तो आपको जो ये मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, साइड से अच्छा दिख रहा है। तो साइड से जब अच्छा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये सगाइटल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि आपको साइड से अच्छा दिख रहा है। सिंपल सा बता रहा हूँ, ट्रिक ऐसे करके याद करिए अभी। साइड से अच्छा दिख रहा है तो ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। तो जो चीज साइड से अच्छा दिखे वो प्लेन में होगा। तो आपको फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में क्या बोला, दे रेफर्स टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था फ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है दो जॉइंट के बीच में एंगल। और यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था। तो एक्सटेंड वाला एक्सटेंशन हो जाएगा, और जहाँ पे जॉइंट में कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंगल, वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा।
तो फ्लेक्शन रेफर्स टू अ मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। फ्लेक्शन एट द एल्बो इज डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द अल्ना एंड द ह्यूमरस। तो हमारा अल्ना और ह्यूमरस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल कम हो रहा है। व्हेन द नी फ्लेक्सेस द एंकल मूव्स क्लोजर टू द बटॉक्स। फिर आप अपने एंकल को भी फ्लेक्स करके देखिए, आपका टोज है जो बटॉक मीट करेगा तो क्या हो रहा है, ये फ्लेक्शन हो रहा है। और जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा। तो सिंपल से सबको पता होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है। तो extension refers to a movement that increases the angle between the two body parts. Extension at elbow is increasing the angle between ulna and the humerus. Extension of the knee straightens the lower limb. तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपको क्लियर है, इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने फ्लेक्शन किया, मोड़ा, एंगल कम किया और फिर आप एक्सटेंशन में एक्सटेंड करते हैं कोई भी चीजों को। अब हमारा एडक्शन और एबडक्शन है। तो एडक्शन एंड एबडक्शन आर द टू टर्म्स दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब मूवमेंट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हमारा कैसा हो रहा है, मिडलाइन जो मेरा बॉडी था, ये मिडलाइन था ना मेरा, एबडक्शन एडक्शन टू टर्म्स। तो ये जो मिडलाइन था क्या हो रहा है, मूवमेंट अवे जाता है। और ये एबडक्शन, तो एबडक्शन में क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, एडक्शन में क्या आ रहा है, पास आ रहा है, मतलब मेरा हाथ पैर बॉडी में ऐड हो जा रहा है, तो ये एडक्शन हो जा रहा है। तो जब मैं ऐसे हाथ को एक्सटेंड करूंगा, तो मान लीजिए मैं साइड से कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, साइड से अगर करूंगा तो साइड से आपको अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, आपको सामने से अच्छा दिखेगा। तो आपको जब सामने से अच्छा कोई चीज दिखेगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्रंटल प्लेन हो जाएगा, आपको फ्रंट से अच्छा दिख रहा है। तो ये एडक्शन और एबडक्शन मूवमेंट मेरे कहाँ हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में हो रहा है, आगे से अच्छा दिखेगा। वहीं फ्लेक्शन एक्सटेंशन साइड से अच्छा दिख रहा था, इसलिए वो साइडल प्लेन में था। और एबडक्शन और एडक्शन सामने से अच्छा दिखेगा तो फ्रंटल प्लेन में होगा। तो एबडक्शन इज अ मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो मेरा मिड लाइन था, दूर जा रहा है हाथ, तो क्या हो गया, एबडक्शन हो गया। और ये क्या बोला, फ्रंटल प्लेन में होता है, मैंने बता दिया क्यों होता है। तो एडक्शन ऑफ द शोल्डर रेजेस द आर्म्स आउट टू द साइड ऑफ द बॉडी। फिर एडक्शन क्या हो गया, जो मेरा हाथ था उसको मैं क्लोज ले आया बॉडी के, ठीक है, ऐसे करके आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन और कौन से प्लेन में होता है। अब तो कभी नहीं बोलोगे ना क्यों होता है और कहाँ कौन से प्लेन में होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन। अब बात करते हैं रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन इज द सर्कुलर मूवमेंट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो रोटेशन कहाँ हो रहा है, एक सेंट्रल एक्सिस है, जैसे होता है जैसे मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस हो गया ये आपका। अब ये रोटेशन हो रहा है आपका, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो रोटेशन कैन ऑकर विद इन द वर्टिब्रल कॉलम, पाइवट जॉइंट और एट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कहाँ 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 पर हो सकता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में हो सकता है, पाइवट जॉइंट में हो सकता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हो सकता है। आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड आपका एक सेंट्रल एक्सिस मूवमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मेरा इस सर है, ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ये मेरा पाइवट जॉइंट में हो रहा है, ठीक है, रोटेशन आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो ऐसे आपका एक सर्कुलर फिक्स पॉइंट पे अगर मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर मोशन, तो वो रोटेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ और मूवमेंट्स है शोल्डर मूवमेंट्स का। ये तो वही है, तो बताने वाला कुछ भी नहीं इसमें। इसमें आपका इंटरनल रोटेशन हो गया। इंटरनल मतलब देखिए यहाँ से रोटेशन हो रहा था मेरा, ठीक है, ये तो ये इंटरनल रोटेशन हो जाएगा, अंदर की तरफ आएगा। जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो एक्सटर्नल हो गया। ये फ्लेक्शन हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। और इसमें आपका है सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे हो रहा है सरकमडक्शन। अब सरकमडक्शन में क्या होता है, कोनिकल मूवमेंट होता है, मतलब एक एक्सिस के राउंड मूवमेंट तो हो रहा है, पर एक कोन सा मूवमेंट बन रहा है आपका, कैसा, ऐसा। ठीक है, आगे शायद है सरकमडक्शन का स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए के बारे में और बताया अच्छे से। मीडियल रोटेशन क्या होता है, तो ऑल्सो नोन एज इंटरनल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन मैंने बताया था क्या होता है, ये मेरा मिड लाइन हो गया बॉडी का। तो मीडियल रोटेशन मतलब जो मेरा रोटेशन है कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर आ रहा है, तो ये मीडियल रोटेशन हो जाएगा। और बॉडी से दूर जाएगा कोई भी चीज तो उसको लेटरल बोलते हैं, तो ये लेटरल रोटेशन हो जाएगा। रोटेशन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, लेटरल रोटेशन। और जो अंदर आ रहा है मतलब मिड लाइन की तरफ, तो मीडियल रोटेशन हो जाएगा। ऐसे ही पैर में भी हो जाएगा हमारा। फिर है हमारा सरकमडक्शन। तो सरकमडक्शन हमारा एक कोनिकल मूवमेंट होता है, जिसमें हमारा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सब चीज मिक्स होता है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं हाथ का हमारा ऐसे कोनिकल मूवमेंट हो रहा है, और हमारा सरकमडक्शन पैर का भी कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार और देखते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एबडक्शन और एडक्शन आप कर सकते हैं अपने हाथों से, पैरों से, किसी को डाउट नहीं होगा एबडक्शन एडक्शन में। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मैंने बताया हाथ पैर में कर सकते हैं। ये क्या था, मेरा एक्सटेंशन था। ये क्या है, मैं एंगल कम कर रहा हूँ इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ। अब ये मैं हाइपर एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो मेरा एंगल था ना, ये बढ़ा रहा था मैं। देखो यहाँ पे फ्लेक्शन में क्या हुआ, एंगल कम हुआ। एक्सटेंशन में एक्सटेंड किया और हाइपर कर दिया, कोई भी लिमिट से ज्यादा, तो हाइपर एक्सटेंशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं हाथ ऐसे, अब हाथ को मैं क्या कर रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा हूँ, ये
ठीक है, ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है। अब वही चीज़ मैं ऐसे करूँ, ऐसे करके घुमाऊँ, ठीक है? अब मतलब ऐसे करके, तो वो क्या हो गया सर्कमडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है और ये मैं क्या कर रहा था हाथ को ऐसे सर्कल रोटेट कर रहा था एक एक्सिस के अराउंड में। तो यहाँ पे हो गया रोटेशन, यहाँ पे हो गया सर्कमडक्शन और हो गया एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन में ऐसे एलिवेट कर दिया आपको, ठीक है? शोल्डर को एलिवेट कर दिया और डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसे झुक जाओ। इवर्जन मतलब पैर को साइड की तरफ ले जाना, इन्वर्जन मतलब इनसाइड ले जाना। सुपाइनेशन हो गया, ठीक है? और ये प्रोनेशन हो गया। इतना तो सिर्फ ये बेसिक टर्म्स है, सबको क्लियर है। प्रोट्रैक्शन हो गया मतलब प्रोटेक्शन आपके शोल्डर को स्ट्रक कर रहे हैं आगे की तरफ और रिट्रेस कर रहे हैं पीछे, तो वो आपका रिट्रैक्शन हो गया। तो बेसिक मूवमेंट्स है, आपको प्रणव सर अभी किनेसियोलॉजी में पढ़ाएँगे। ये सब बेसिकली आपको पढ़ना है किनेसियोलॉजी में। पर मैं एनाटॉमी क्योंकि पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर किसी को पता नहीं है बेसिक तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ कैसा होता है। बाकी ताकि जो मैं आगे पढ़ाऊँ तो कहीं ये टर्म्स आएँ तो आपको ऐसा ना लगे क्या है, ऐसा बताना पड़े दोबारा वापस से, ठीक है? तो यहाँ पे दिया रोटेशन और सर्कमडक्शन के बीच में डिफरेंस दिया है। तो देखते हैं क्या है, सर्कुलर मूवमेंट इन व्हिच लिम्ब रोटेट्स ऑन एन एक्सिस। तो रोटेशन में हमारा क्या हो रहा था, एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रहा था और सर्कमडक्शन में क्या हो रहा था, कहीं भी लिम्ब था, तो क्या बना रही थी, वो कोन वाला स्ट्रक्चर बना रही है। तो रोटेशन इज द एक्ट ऑफ मूविंग द बोन अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस एंड सर्कमडक्शन इज मूविंग द बोन इन सच अ वे दैट एंड ऑफ द बोन डिस्क्राइब द सर्कल इन द एयर एंड द साइड्स ऑफ द बोन डिस्क्राइब द कोन इन द एयर। ठीक है? तो आपका एक कोन वाला बन रहा है पोर्शन जब भी हम सर्कमडक्शन करते हैं। यहाँ पे रोटेशन में क्या हो रहा था, एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके अराउंड में मूवमेंट हो रहा है आपका और जो सर्कमडक्शन है वहाँ पे आपका कोनिकल मूवमेंट बन रहा था। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक इससे पहले जो भी मैंने पढ़ाया सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है बता दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, बेसिक ही पढ़ा है, अभी कुछ भी अभी टॉपिक पे मैं गया भी नहीं हूँ, ठीक है? जो मेरा टॉपिक है इस चैप्टर का, अभी आपको बेसिक क्लियर कर रहा था। तो यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? फटाफट बता दीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है? क्योंकि लेट हो रहा है, आपको भी पता है, इट्स ऑलमोस्ट 11 सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स में एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो जॉइंट होता क्या देखते हैं पहले। एनी पॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ द स्केलेटल इज कॉल्ड अ जॉइंट और आर्टिकुलेशन ही बोलते हैं जॉइंट को। तो आर्थोलॉजी इज द टर्म अप्लाइड फॉर स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो जो स्टडी ऑफ जॉइंट्स होता है उसको आर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? जॉइंट्स आर बेसिकली क्लासिफाइड ऑन 2 बेसिस। तो जॉइंट्स को हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है उनके स्ट्रक्चर बेसिस पे और फंक्शन बेसिस पे। ये आया शायद क्वेश्चन कहीं आता है एग्जाम में, ठीक है? जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन व्हिच बेसिस? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो आपके जॉइंट्स हैं 3 प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम। फाइब्रस जॉइंट, एक है कार्टिलेजिनियस जॉइंट और एक है साइनोवियल जॉइंट। सबके अलग-अलग नाम है। फाइब्रस जॉइंट को हम साइनोथ्रोसिस भी बोलते हैं और इमूवेबल जॉइंट ही बोलते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते हैं। फिर आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट जिसको हम एम्फीएथ्रोसिस बोलते हैं और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट को डाइथ्रोसिस बोलते हैं और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्कल है, इमूवेबल जॉइंट हो गया, फिर ये हमारा स्लाइटली मूवेबल हो गया और यहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ मोशन हो रहा है। आगे-आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस जॉइंट के बारे में। तो फाइब्रस जॉइंट को हम साइनोथ्रोसिस और इमूवेबल जॉइंट ही बोलते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे टाइट यूनियन होता है बिटवीन द बोन्स। जैसे मान लीजिए 2 बोन है तो पूरा क्लोज़ली पैक है, यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रहा है किसी को मूवमेंट करने के लिए। जैसे हमारे स्कल का सूचर्स हो गया, ठीक है? ये पूरा पैक होता है, देख रहे हैं यहाँ पे सूचर्स, ठीक है? ये देख रहे हैं। तो ये मूवमेंट कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा ना, पूरा पैक है। तो सूचर्स ऑफ द स्कल एंड टीथ इन देयर सॉकेट्स। तो हमारा जो जबड़ा होता है टीथ इन देयर सॉकेट्स, ये भी हमारा फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है। एग्जाम में पूछता है सूचर ऑफ द स्कल इज इन व्हिच जॉइंट? तो आपको बताना पड़ेगा फाइब्रस जॉइंट, साइनोथ्रोसिस और इमूवेबल जॉइंट। अब दूसरा जो मूवमेंट है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसको हम एम्फीथियोसिस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हल्का-हल्का मूवमेंट होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हल्का-हल्का गैप इसमें रहता है। माइनर प्रेजेंस ऑफ कैविटी गैप बिटवीन द जॉइंट्स। जॉइंट्स के बीच में हल्का सा गैप रहता है ताकि हल्का सा मूवमेंट हो पाए, पर उतना फ्रीली मूवेबल जॉइंट नहीं हो पाता इसमें फिर भी। क्यों? होता है हल्का-हल्का मूवमेंट क्योंकि कार्टिलेजेस कार्टिलेजेस से थोड़ा-थोड़ा बाइंड होता है। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब केज हो गया, हल्का-हल्का मूवमेंट करता है पर मतलब फ्रीली घूम नहीं सकता। ठीक है? अब आते हैं हम जो इम्पोर्टेंट है हमारा तीसरा जॉइंट साइनोवियल जॉइंट, डायथ्रोसिस और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो कंपैरेटिवली मोर कैविटी स्पेस बिटवीन जॉइंट्स। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्पेस रहता है ताकि मूवमेंट कर पाता है
क्यों? क्योंकि जॉइंट्स रहते हैं उनके बीच में क्या रहता है, एक फ्लूइड रहता है जिसको फ्लूइड क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मैक्सिमम रहता है। अब इसके 6 प्रकार हैं, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, एपिसोड जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट और प्लेन जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। तो एक-एक के बारे में इनके बारे में पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देख लीजिए क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन-सा जॉइंट इसमें ऊपर-ऊपर से बताया गया है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा है हिंज जॉइंट। तो हियर मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन वन प्लेन ओनली। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे दरवाजा में कवच होता है, दरवाजा एक ही साइड खुलता है, होता है ना? तो ये क्या होता है, कवच। तो हियर मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन वन प्लेन दैट इज़ यूनिएक्सियल जॉइंट। तो इसलिए इसको यूनिएक्सियल बोलते हैं। जैसे हमारा एल्बो हो गया, कोहनी, कोहनी भी एक ही तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है? या फिर घुटने का जॉइंट हो गया या फिर फिंगर का जॉइंट हो गया। तो ये हमारे क्या है, एग्ज़ाम्पल हैं हिंज जॉइंट के। जैसे दरवाजे में आपके कवच लगा रहता है ना, ये वाला, आप ये वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हाथ मूवमेंट का ऊपर जा रहा है, ठीक है? एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, यूनी एक्सियल जॉइंट हो गया। जैसे एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फिंगर जॉइंट। अब हमारा दूसरा है पाइवट जॉइंट। तो इन दिस जॉइंट रोटेशन इज़ द ओनली पॉसिबल मूवमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हमारा हो सकता है। अ जॉइंट दैट अलाउज़ बोन टू रोटेट अराउंड अ सिंगल एक्सिस। यहाँ पे बोन रोटेट करता है कोई भी एक सिंगल एक्सिस के अराउंड में। जैसे कि नेक जॉइंट हो गया, फोरआर्म हो गया हमारा रेडियस और अल्ना का, व्हाइल डूइंग सुपाइनेशन। और जैसे हाथ को ऊपर ले जाएँगे सुपाइनेशन पोज़ीशन में और हाथ को उल्टा पलटेंगे, तो जो मूवमेंट हो रहा है ना, रेडियस और अल्ना बोन का, ये हमारा हो गया पाइवट जॉइंट। आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ, देखिएगा। ये सुपाइनेशन और प्रोनेशन कर रहे हैं, तो हमारा रोटेशन हो रहा है फोरआर्म का, ठीक है? आप देखें वीडियो में, देखिए, ये क्या हो रहा है, हमारा रोटेशन हो रहा है अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल था? फोरआर्म का था। अब दूसरा वाला वीडियो देखिए, ठीक है? अच्छे से दिखा नहीं रहा इसमें, अब देखिएगा, ये हो रहा है हमारा पाइवट जॉइंट, ठीक है? तो ये पाइवट जॉइंट था आपका। अब आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। तो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज़ पॉसिबल इन दिस जॉइंट। यहाँ पे सारे डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, इसलिए इसको मल्टी एक्सियल जॉइंट ही बोलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा, शोल्डर जॉइंट में होता है और हिप जॉइंट में होता है, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बॉल रहता है स्फेरिकल पार्ट का, वो एक सॉकेट में फिक्स हो जाता है जो मूवमेंट करता है। जैसे ये कटोरी टप हो गया, टेनिस बॉल को आधा फाड़ दो मान लो बीच से, ठीक है? उसके अंदर एक बॉल फिक्स हो जाता है। तो ये बॉल क्या करता है, मूवमेंट कर सकता है ना कहीं भी, इसके अंदर लुब्रिकेंट भरा रहता है ऐसे। तो प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट्स इन ऑल एक्सिस, परमिट्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। इसलिए इसको ग्लैनोह्यूमरल शोल्डर जॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है? आप वीडियो देखिए। देखिए हिप जॉइंट में क्या हो रहा है, हमारा सारे एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हिप जॉइंट है राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था आपका। तो इसमें सारे डायरेक्शन मूवमेंट हो पाता है। अब हम बात करेंगे सैडल जॉइंट के ऊपर। सैडल जॉइंट क्या होता है? तो सैडल जॉइंट्स आर बाईएक्सियल एंड मूवेबल जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट ऑन टू प्लेन्स। तो यहाँ पे 2 प्लेन में सिर्फ मूवमेंट होती है, इसलिए इसको बाईएक्सियल जॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है? या फिर सैडल जॉइंट बोलते हैं। तो सैडल जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बिटवीन बोन्स दैट हैव बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स रीजन्स ऑन देयर आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्केव क्या होता है? कॉन्केव ऐसा होता है आपका, ठीक है? और कॉन्वेक्स क्या रहता है? कॉन्वेक्स ऐसा रहता है, ठीक है? अब क्या बोला है? दे हैव बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव रीजन्स ऑन द आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस। आर्टिकुलेटिंग मतलब एक के ऊपर मान लीजिए एक जो फिक्स होता है ना, उसको आर्टिकुलेटिंग सरफेस बोलते हैं। तो ऐसे ये फिक्स हो जाता है, तो दे द टू बोन्स फिट टुगेदर टू फॉर्म अ सैडल एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये 2 बोन यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये हो गया कॉन्वेक्स हो गया, इसके ऊपर कॉन्केव फिक्स हो जाएगा। तो ये 2 फिक्स हो जाते हैं एक के ऊपर, तो फिक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस बीच वाले को। तो ऐसे फिट होते हैं ना कि सैडल की तरह बना देते हैं, शेप दे देते हैं। सैडल आपने देखा हो, घोड़े के ऊपर होता है ना, घोड़े के ऊपर रखा रहता है ऐसे बैठने वाला, तो घोड़े के ऊपर लगता है सैडल, ये वहाँ से इसका नाम आया है। तो इसलिए इसको सैडल जॉइंट ही बोलते हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी करा के थोड़ा मूवमेंट करता है। जैसे आपका थंब हो गया, थंब हो गया आपका अंगूठा, तो यहाँ पे कार्पल और मेटाकार्पल का मूवमेंट हो रहा है। ये वीडियो नहीं है क्या इसमें? ठीक है। तो आपका ऐसे आप हाथ को जैसे अंगूठे को है ना ऊपर-नीचे करके देखिए, तो क्या हो रहा है आपका कार्पल और जो बोन है मेटाकार्पल का ना, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सैडल जॉइंट है, थंब में, ठीक है? अब हमारा एलिप्सॉइड और जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो इट इज़ सिमिलर टू हिंज जॉइंट। तो ये हिंग जॉइंट की तरह ही है, पर यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट यहाँ पे भी 2 प्लेन में होता है, बाईएक्सियल होता है। जैसे कि आपका रिस्ट जॉइंट, यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। वहाँ पे 1 प्लेन मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे 2 प्लेन में मूवमेंट हो रहा है।
देखिए उंगली को आप ऊपर नीचे करिए या फिर रिस्ट को देखिए, हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट, आगे पीछे भी जा रहा था और साइड भी जा रहा है, ठीक है? कॉन्डिलॉइड में। एक तो उंगली मेरा ऊपर नीचे भी जा रहा है और साइड मूवमेंट भी कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, थंब मेरा कार्पल और मेटाकार्पल बॉन्ड जो ऐसे होता है ना, थंब, अब अंगूठे को पीछे थोड़ी जाएगा मूवमेंट, पूरा हाथ ही जा रहा है ना। तो मैं कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में मूवमेंट हो रहा था, वो थंब वाला, वो था सडल जॉइंट का एग्जांपल। और एलिप्सोइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल क्या था मेरा, रिस्ट जॉइंट। देखिए अब सामने आगे पीछे गया, अब ये कहाँ जाएगा, रिस्ट हमारा साइड में मूवमेंट जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है। अब हमारा प्लेन जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें क्या होता है कि दो हड्डी का जो सरफेस होता है ना, एक के ऊपर दूसरा ग्लाइड करता है, मतलब मूव करता है एक को दूसरा। या फिर रिस्ट और एंकल जॉइंट, तो मैं ग्लाइड करता हूँ, जैसे मेरा ये हड्डी दूसरे का हड्डी के ऊपर क्या हो, ग्लाइड होगा, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर ग्लाइड हो रहा है, तो इसलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार दोबारा स्लाइड्स देखिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का बेसिक कमजोर है तो, बाकी तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल, अभी मैंने टॉपिक के ऊपर आया भी नहीं है, ठीक है, जो आपका चैप्टर में दिया है। अब मैं टॉपिक के ऊपर जाऊंगा यहाँ से। यहाँ तक सबको क्लियर है? ऐसा तो नहीं किसी को नींद आ रहा है बीच में क्लास में? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? नंबर बता दीजिएगा तो चैट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है ब्लड के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस का पहला टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच इज फ्लूइड इन नेचर। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो कोई दो ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ब्लड ऐसा होता है ना कि हमारे बॉडी में पूरी तरह ब्लड फ्लो करते रहता है। तो ब्लड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं, जो फ्लूइड के नेचर में रहता है। तो पता चलेगा ना कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं ब्लड को, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी को। अब क्या बोला है, इट डिलीवर्स नेसेसरी सब्सटेंसेस। अब ये अलग अलग जो भी हमारे बॉडी के अंदर नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है हमारा ब्लड। एंड ट्रांसपोर्ट्स मेटाबॉलिक वेस्ट, और जो उनसे मेटाबॉलिक वेस्ट आता है अलग अलग ऑर्गन से, वो वहां से वापिस ले आता है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन मेल इज 5.5 लीटर्स। तो इंसान में, एक मेल में कितना ब्लड पाया जाता है, 5.5 लीटर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट फीमेल, तो 4.5 लीटर आपका फीमेल में पाया जाता है। तो एक इंसान में एवरेज जो ब्लड परसेंटेज कितना रहता है ह्यूमन बॉडी में, 7 से 8% का नॉर्मल एवरेज ब्लड रहता है, ठीक है। आपका बॉडी 100% है, तो उसमें से आपका 7 से 8% क्या रहेगा, ब्लड का परसेंटेज रहेगा। तो अब क्या लिखा है, प्रेग्नेंट लेडी यूजुअली हैव एनीवेयर फ्रॉम 30 to 50% मोर ब्लड देन अ वुमेन हु आर नॉट प्रेग्नेंट। तो जो मान लीजिए कोई भी और वुमेन प्रेग्नेंट है, तो उसके पास 30 to 50% ज्यादा ब्लड रहेगा इन कंपेरिजन टू वुमेन हु डज नॉट हैव, हु इज नॉट प्रेग्नेंट। तो मान लीजिए कोई इंसान को 15% या उससे ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसको ब्लड वॉल्यूम मेरा 15% से ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो मेरे को शॉक हो जाएगा, ठीक है। मेरे को चांसेस होगा कि मैं शॉक हो जाए मुझे। तो ब्लड का पीएच लेवल क्या रहता है, तो ब्लड का पीएच लेवल रहता है 7.4, ठीक है। अब यहाँ पे 7.4 क्या है, अल्कलाइन है, मतलब ये बेसिक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, पीएच के यहाँ पे क्या लिखा है, पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म पता है किसी को, पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमारे कोई कंसंट्रेशन है, उसमें कितना अमाउंट कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आइटम का है। तो यहाँ पे ब्लड का क्या था, मैंने बताया 7.4 है। अब यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, 0 मतलब एसिडिक हो गया, मतलब जो 6 से नीचे रहता है, 7 से नीचे, 7 क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। 7 से ऊपर वाला क्या होता है, बेसिक हो जाता है। और 7 से नीचे वाला जितना पीएच नीचे जाएगा वो उतना एसिडिक रहेगा। तो ये पीएच स्केल होता है, जो बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को मेजर करता है कोई भी सब्सटेंस में कितना प्रेजेंट है। तो ब्लड क्या हमारा 7.4 है, तो हम इसको कहीं ना कहीं बेसिक बोल सकते हैं, इसलिए इसको अल्कलाइन बोला जाता है। तो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज 1.0555। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मान लीजिए जो आपका डेंसिटी है ब्लड का, आपका ब्लड कितना गाढ़ा है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ब्लड बटे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर।
ठीक है, वाटर का डेंसिटी क्या है, तो इसको रेशियो बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए जो हमारा ब्लड का ग्रेविटी डेंसिटी क्या है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो स्टडी ऑफ ब्लड बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लड के बारे में कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड देखते हैं, ब्लड सर्व्स द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो अब कुछ-कुछ फटाफट फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यूज, ब्लड अपने ब्लड के थ्रू अलग-अलग बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई करता है ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऐसे सप्लाई होता है ना ब्लड के थ्रू मिक्स होके डिसॉल्व ऑक्सीजन, और न्यूट्रिएंट्स अलग-अलग वेरियस टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर क्या बोला है, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स टू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशंस, मतलब जो भी हमारा एक्सक्रीशन वाला होता है ना पार्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है आगे बॉडी से निकल जाए तो उसकी तरफ भी ब्लड ही निकाल-निकाल के पहुँचाता है। इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू वेरियस टिश्यूज। तो आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ से भी ये जितने भी हार्मोन्स हैं अलग-अलग टिश्यूज तक पहुँचाता है, ठीक है? ताकि हमारा बॉडी फंक्शन कर सके। इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स, मतलब वापस बाँटता है, क्या? वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है पानी को हमारे एक बॉडी के पार्ट से दूसरे पार्ट तक। सारा चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बॉडी में जितना भी हो रहा है ब्लड ही करता है। देखते हैं ना ब्रेन ह्यूमरेज हो गया किसी को क्यों होता है? कुछ भी बीमारी होता है वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता है। It contains antibodies and water blood cells which white blood cells which protect the body from diseases। तो ब्लड क्या करता है हमारा, एंटीबॉडीज कंटेन करता है, मतलब जो इन्फेक्शन से फाइट करता है। बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर रहता है जो हमारे बॉडी को डिजीज के थ्रू प्रोटेक्ट करता है। तो क्लोथिंग ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हेमोरेज। तो हेमोरेज में क्या होता है, जो ब्लड का थक्कापन होता है ना उस चीज को रोकने से रोकता है। अब कौन सा विटामिन बेसिकली काम करता है यहाँ पे, विटामिन के काम करता है, ठीक है? जो ब्लड को बोलते हैं ना कोआगुलेशन ऑफ ब्लड कौन रोकता है, तो विटामिन के रोकता है। तो क्लोथिंग ऑफ ब्लड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेमोरेज। अब क्या है आगे देखते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, तो ब्लड में हमारा क्या चीज कितने मात्रा में रहता है, सबसे पहले उससे पहले ये देख लीजिए आप, राइट साइड में दिख रहा है आपको एक टेबल दिख रहा है। आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होता है एक चीज उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो तीनों में कंफ्यूजन मत होइएगा नाम में इनके, ये पूछता है एग्जाम्स में आपके। आरबीसी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं। मान लीजिए मेरा इसको भूल गया, बताइए इसको क्या बोलते थे 11th केमिस्ट्री में, बीकर, तो उसको बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, ट्यूब बोलते थे कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, मान लीजिए ब्लड कंसंट्रेशन है, तो इसमें एक मेरे ब्लड में आरबीसी कितना रहेगा, रेड ब्लड सेल कितना रहेगा, 45% रहेगा। ठीक है, अभी बीच में एक पीला सा लेयर दिख रहा है, ये वाला 1% है। तो ये बफी कोट है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी रहता है और प्लेटलेट्स भी रहता है। और बाकी 55% मेरे ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा में क्या रहता है, सॉल्ट्स, मिनरल्स, जो भी वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब प्लाज्मा के अंदर रहता है। और जो 1% होता है उसी में डब्ल्यूबीसी भी और प्लेटलेट्स भी है। बफी कोट टाइप रहता है स्ट्रक्चर। और आरबीसी का कितना रहता है, 45% रहता है। तो ये कंस्टिट्यूएंट्स हो गए ब्लड के अंदर क्या चीज़ कितने मात्रा में रहती है। अब प्लाज्मा देखते हैं, एक फिर आरबीसी के बारे में देखेंगे। तो 55% हमारे बॉडी में जो भी ब्लड रहता है उसमें ब्लड के अंदर प्लाज्मा रहता है। और जो प्लाज्मा रहता है ना आपका, ये मैंने बताया 55%, तो ये 55% में से क्या बोले यहाँ पे 91% वाटर रहता है। क्या है 91%, ये प्लाज्मा से भी 91% पानी है इसके अंदर। तो पेल येलोइश कलर रहता है इसका प्लाज्मा का, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ ना इसका बैकग्राउंड। तो इट कंटेन्स क्या-क्या रहता है प्लाज्मा में, वाटर रहता है, प्रोटीन्स रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, गैसेस रहता है, सॉल्ट्स रहता है, वेस्ट रहता है, हार्मोन्स रहता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हेपारिन रखा है। हेपारिन लिखा है, ये आपका एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करता है, मतलब ब्लड को हमारे थकने से रोकता है, मतलब जमने से रोकता है ये हेपारिन, ठीक है? इसलिए हेपारिन को हम क्या बोलते हैं, ब्लड थिनर भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा में पाया जाता है जो हमारे ब्लड को थक्कापन होने से रोकता है। और प्लाज्मा कंटेंट्स में प्लाज्मा में कई सारे प्रोटीन्स आते हैं जैसे कि एल्बुलिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेन। अब हमने बात कर लिया प्लाज्मा के बारे में, मैं काफ़ी डीप में जा रहा हूँ, ठीक है, एक-एक चीज़ों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो आरबीसी सर्व्स एज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन सच एज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिडिक बैलेंस। तो जो भी एसिडिक का बैलेंस है हमारे बॉडी के अंदर, वो ब्लड में कौन-सा मेंटेन कर रहा है, आरबीसी मेंटेन कर रहा है ब्लड के अंदर। और साथ-साथ हमारे बॉडी में जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन पहुँचा रहा है, ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है। तो आरबीसी कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आयरन रिच प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। बोन मैरो होता है ना,
अपर एंड लोअर स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन में, उसको बोन मैरो बोलते हैं। टू प्राइमरली कैरी ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम इट। तो ये काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर की तरफ पहुंचाता है निकाल कर। तो आरबीसी में कोई प्रकार का न्यूक्लियस नहीं रहता है, आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में और अच्छे से। तो द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज लाइफ स्पैन कितना रहता है रेड ब्लड सेल्स का, ये रहता है आपका 120 दिन का। तो अनीमिया एक ऐसा कंडीशन होता है वेयर देयर इज अ डिजीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, आरबीसी जब कम होता है तो हमारे को अनीमिया होता है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दे आर कलरलेस सेल्स कंटेनिंग अ न्यूक्लियस। तो डब्ल्यूबीसी में हमारा क्या आता है, न्यूक्लियस रहता है, और रेड ब्लड सेल्स में क्या था, न्यूक्लियस नहीं था। तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट ऑफ इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीज। तो हमारे बॉडी को इन्फेक्शंस जो भी बाहर से आते हैं उनसे बचा के रखता है डब्ल्यूबीसी। बचा प्लेटलेट्स, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट आपको इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है और जिससे हमारा ब्लीडिंग रोकता है। ठीक है, विटामिन के बेसिकली बोलते हैं ना, विटामिन कौन सा काम करता है, तो ये ब्लड को थकने से रोक रहा था, ब्लड कोआगुलेशन हेल्प्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। और तो ब्लड हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपका हमारा शायद पहला टॉपिक था ब्लड में। अब बचा आपका लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी मतलब कौन-कौन से लेवल से बना हुआ है, केमिकल, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। तो ये आपको मैं अब आगे कल पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो देखते हैं अभी हमने सिलेबस का कितना टॉपिक किया है। अभी मैंने आपको बेसिक सा ही क्लास था, बेसिक चीज़ें बता दी जो आपको आगे चल के काम आएँगी और आपको क्लियर भी रहना चाहिए, अगर आप एमपी एंट्रेंस दे रहे हो तो। तो देखिए अभी ये मैंने सिलेबस चालू भी नहीं किया है, ठीक है? अभी हमने ऊपर का जो भी था, इसके अंदर जाने से पहले जो-जो चीज़ें हमें आगे चल के काम आएँगी, उसके बारे में पढ़ा है, जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है? बेसिक से ही आ जाएगा पर आप कर नहीं पाएँगे अगर आपको पता नहीं रहेगा तो। कल की क्लास में हम पहला टॉपिक चालू करेंगे, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक सबको क्लियर है? सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, आप जाके दोबारा जब देखते हैं लेक्चर्स को तो नोट्स बनाया करिए वापस से, और नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। ऐसे प्रिंट आउट कराने से कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई भी डाउट रहती है तो किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी या फिर प्रणव को, किसी को भी, प्रणव सर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और कुछ है तो बताओ, तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, यू ऑल कैन लीव नाउ।